हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू क्रिटिसिज्म। हम इसको न्यू क्रिटिकल फॉर्मलिज्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मलिज्म की ही एडवांस फॉर्म है और उसी के ऊपर ही बेस करती है। फॉर्मलिज्म रशिया के अंदर था और जब ये अमेरिका के अंदर जाता है, स्पेसिफिकली सदर्न अमेरिकन जब इसको अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं तो इसको न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्मलिज्म की तरह है। टेक्स्ट को बताया जाता है कि टेक्स्ट सेल्फ कॉन्टेन्ड है और सेल्फ रेफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है, यानी एवरीथिंग इज विद इन द टेक्स्ट, नथिंग इज आउटसाइड द टेक्स्ट। इसके मुताबिक जो टेक्स्ट है वो ऑटोटेलिक है, यानी हर चीज टेक्स्ट के अंदर है और हमने दूसरे तमाम एलिमेंट्स को हमने उसको उससे आइसोलेट करके देखना है। न्यू क्रिटिसिज्म का स्टार्ट होता है जॉन क्रोवरंसम की बुक से द न्यू क्रिटिसिज्म, जो 1941 के अंदर आती है। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड द मीनिंग ऑफ द मीनिंग आई.ए. रिचर्ड्स की है, एंड ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड हैमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम बाय टी.एस. एलियट। न्यू क्रिटिसिज्म अटैक करती है स्टैंडर्ड नोशन ऑफ द एक्सप्रेसिव रियलिज्म, मतलब कि जो आर्ट है वो जो है रियलिटी को एक्सप्रेस करता है, उसको बताता है। बजाय इसके न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सप्लिकेशन और क्लोज रीडिंग के ऊपर बेस करता है, यानी किसी भी हमने पीस ऑफ वर्क को अगर जज करना है, देखना है, तो हमने उसकी क्लोज रीडिंग करनी। इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी जो पीस ऑफ वर्क है वो काम कैसे करता है, एंड इट आल्सो एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट आइडियाज एंड इट्स फॉर्म, between what a text says and the way it says it। जो फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर एक बारीक बाउंड्री है, जो बॉर्डर है वो यहीं पे ड्रॉ होता है। जो फॉर्मलिज्म है वो प्योरली फॉर्म के ऊपर फोकस करती है और जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो टेक्स्ट का जो आइडिया है और जो उसकी फॉर्म है उन दोनों के दरमियान रिलेशन को भी स्टडी किया जाता है। फॉर्मलिज्म के अंदर सिर्फ ये स्टडी किया जाता था, इसके ऊपर फोकस किया जाता था कि जो टेक्स्ट है वो किस तरह से बताया गया है, उसका फॉर्म क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर हमने ये भी देखना है कि उसके आइडियाज क्या है, उसके अंदर फॉर्म क्या है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, लिंक क्या है। लेकिन एक चीज आपने ये याद रखनी है कि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट को, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल सिनेरियो है जो हमारे पास, सोशियो पॉलिटिकल है और दूसरे तमाम एलिमेंट्स जो आउटसाइड द टेक्स्ट है, हमने उनको कंसीडर नहीं करना, हमने उनको इधर से सेपरेट रखना है, उसको हमने अलग से करके देखना है। इसमें न्यू क्रिटिक्स का कहना है कि जो टेक्स्ट है वो इंट्रिंसिक है, यानी जितनी भी टेक्स्ट की वैल्यूज हैं, जो कुछ भी है, इज विद इन द टेक्स्ट। हमने ऑथर की इंटेंशन के ऊपर और दूसरे तमाम जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर नहीं जाना। न्यू क्रिटिसिज्म बेस करती है आइडिया ऑफ आर्ट फॉर द आर्ट सेक। ठीक है, जो आर्ट है वो आर्ट सेक है, मतलब हमने एक वही जो एक प्रिंसिपल है कि हमने आर्ट को एज अ आर्ट देखना है, हमने इसके जो दूसरे फैक्टर है, बैकग्राउंड एस्पेक्ट है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है और ऑथर्स की जो बायोग्राफी है उसकी तरफ नहीं जाना और जो भी चीजें हैं वो उस पीस ऑफ टेक्स्ट के अंदर देखनी। यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर कहा जाता है कि हमने किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट का जो स्टैंडर्ड है, या इफ वी हैव टू जज द सक्सेस ऑफ द वर्क ऑफ द लिटरेरी आर्ट, देन द ऑथर इज नाइदर अवेलेबल नॉर डिजायरेबल। जो ऑथर की इंटेंशन है वो ना तो हमें चाहिए और ना ही वो उसके अंदर होती है किसी भी पीस ऑफ वर्क के लिए। उनके मुताबिक जो टेक्स्ट है या कोई पीस ऑफ वर्क है जो वो ऑटोटेलिक होता है, अकॉर्डिंग टू विच द मीनिंग ऑफ द वर्क इज कंटेन्ड solely within the work itself, and any attempt to understand the author's intention violate the autonomy of the work। न्यू क्रिटिसिज्म बेस करता है कि जो वर्क है हमारे पास वो ऑटोनमस है, यानी अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो ऑथर पे या कॉन्टेक्स्ट पे या सोशियोलॉजी पे या हिस्ट्री पे किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये ऑटोटेलिक है, खुद ब खुद सब कुछ बताएगा, ये एक ऑटोनमस वर्क है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये याद रखना है कि न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म, इन दोनों के अंदर जो टेक्स्ट है वो ऑटोटेलिक होता है। जैसे कि टी.एस. एलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर बताते हैं,
Honest criticism and the sensitive appreciation are directed not upon the poet but upon the poetry. जो क्रिटिसिज्म है, जो एवेल्युएशन है, वो हमने पोइट्री के ऊपर करनी है, ना कि पोइट के ऊपर करनी है। मतलब जैसे ही एक पोइट किसी काम को लिखता है, करता है, देन वी हैव टू डिटैच इट, हमने उसको अलग से सेपरेट कर देना है और हमने उसकी पोइट्री के ऊपर देखना है, ना कि उसको पोइट के साथ रिलेट करके देखना है। आगे हम इसके देखेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म के फिक्चर्स क्या हैं, किन चीजों को देखता है, क्या चीजें हैं। Formal elements such as the rhyme, meter, setting, characterization and the plot were used to identify the theme of the text. जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि न्यू क्रिटिसिज्म आइडिया के ऊपर भी देखेगा और फॉर्म के ऊपर भी देखेगा। तो आइडिया मीन्स थीम, अगर हमने किसी चीज का थीम देखना है, थीम को स्टडी करना है, देन वी हैव टू गो फॉर दीज फॉर्मल एलिमेंट्स, राइम, मीटर, सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन एंड द प्लॉट। और इसके साथ अगर हमें थीम के लिए हमने इसके जो लिटरेरीनेस है, जो दूसरी डिवाइसेस यूज होती हैं जिसमें पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, आयरनी एंड टेंशन है, उनको भी देखना है कि इन तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए हमारे पास एक सिंगल इंटरप्रिटेशन कौन सी आती है। न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर वही कि हमने वैरायटी और डिग्री ऑफ सर्टेन लिटरेरी डिवाइसेस को देखना है, जिसमें मेटाफर है, आयरनी, टेंशन एंड पैराडॉक्स है। इन तमाम चीजों को देखना है कि कैसे हमें एक यूनिफाइड मीनिंग दे रहे हैं। न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर क्लोज रीडिंग एक टूल है कि हमने उसके फॉर्म और मीनिंग के दरमियान एक रिलेशनशिप को कैसे देखना है और कैसे हमने एक थीम और तमाम चीज़ों के अंदर एक सिमिलैरिटी लेके बाहर कैसे निकलना है। इनका मोटो ये है कि अगर एक पोइम अच्छी लिखी हुई है, एक काम बुक एक अच्छी लिखी हुई है, इट विल से एवरीथिंग, means that we haven't any need to depend on any aspect of the history, sociology or the author biography। ये हमारे पास न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर कुछ डिस्ट्रक्टिव फिक्चर्स हैं जिसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट आर कनेक्टेड एंड कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, इट इज इनसेपरेबल। इनके मुताबिक जो स्ट्रक्चर है, उसका मीनिंग है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते और उसको हम आइसोलेशन के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे ही फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर हमारे पास डिफरेंस आता है और कुछ वेरी करते हैं। जो फॉर्मलिज्म है वो फॉर्म को अलग से रख के स्टडी किया जाता है, लेकिन जो न्यू क्रिटिसिज्म है, इनका कहना है कि जो स्ट्रक्चर है, उसका मीनिंग है, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब जो मीनिंग है वो किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो बताएगा कि इसके मीनिंग क्या बन रहे हैं। तो इसको हमने इकट्ठे स्टडी करना है। उसके बाद क्लोज रीडिंग आ जाती है। ये एक टेक्निक है जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से निकल के आती है, आईए रिचर्ड्स का वर्क है। उसके बाद विलियम एप्सन्स के 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी है एंड द फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म है। इसके अंदर 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के अंदर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कैसे कुछ चीजें एम्बिग्वियस हो जाती है और कौन सी एम्बिग्विटीज पाई जाती हैं हम जब इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद पोएट्री इज द कम्युनिकेशन एंड द लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम न्यू क्रिटिक्स स्टडी द पोएटिक लैंग्वेज यूज। उनके मुताबिक पोएट्री कम्युनिकेशन है और जो एक लैंग्वेज है वो मीडियम है उसको कम्युनिकेट करने का। तो अगर हमने किसी भी पोएम के मीनिंग को जानना है तो हमने उसकी लैंग्वेज को देखना है कि उसके अंदर लैंग्वेज क्या यूज हुई है, क्योंकि पोएट्री कम्युनिकेशन है और हमने उसको कम्युनिकेट कैसे किया है, लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो हमने फिर लैंग्वेज को स्टडी करना। इसमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन जो है हमारे पास हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम इन 1921 के अंदर टी.एस. इलियट इस टर्म को सामने लेके आते हैं और बताते हैं कि किस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, सिचुएशन को और इवेंट्स को यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर इमोशन अवोक करने के लिए, यानी रीडर के अंदर इस तरह के इमोशंस अवोक हो, उसके लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट्स को। नेक्स्ट न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें वर्बल आइकॉन वर्क है। विमसेट और बर्जले हमें 2 फ्लेसिस के बारे में बताते हैं जब हम लिटरेचर की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है द इंटेंशनल फ्लेसी। द इंटेंशनल फ्लेसी क्या होती है? जब हम किसी भी पीस ऑफ वर्क के अंदर उसका एनालिसिस और एवेल्युएशन करते हुए ऑथर की इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ फ्लेशियस हो जाते हैं। तो इस फ्लेसी को द इंटेंशनल फ्लेसी कहता है कि हमने किसी भी राइटर की जो इंटेंट है या उसका पर्पस जानने की जब कोशिश करते हैं तो ये जो ऑटोनॉमी ऑफ वर्क है उसको
वॉयलेट कर जाता है। उसके बाद अफेक्टिव फेलेसी। अफेक्टिव फेलेसी ये होती है कि जब किसी भी पीस ऑफ वर्क, जिस तरह हमने अफेक्टिव कोरिलेटिव के अंदर पढ़ा कि कुछ इवेंट्स, ऑब्जेक्ट और डिफरेंट सीरीज को यूज किया जाता है खास पर्टिकुलर इमोशन को इवोक करने के लिए। तो जो इमोशनल इफेक्ट्स के साथ हम किसी चीज को जज करते हैं एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, तो वो भी जो है ऑटोनॉमी ऑफ वर्क को वॉयलेट करता है और ये अफेक्टिव फेलेसी आ जाती है। जजिंग द टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट्स ऑन द रीडर। उसके बाद हमारे पास लास्ट है क्लोज रीडिंग। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वही चीजें इसके अंदर आ जाती हैं कि हमने जब भी किसी पीस ऑफ वर्क को देखना है तो उसकी क्लोज रीडिंग करनी है। उसको हमने उसकी कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन की तरफ नहीं जाना, ऑथर बायोग्राफी की तरफ नहीं जाना, हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना, सोशियोलॉजी की तरफ नहीं जाना, और जितने भी तमाम एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ हमने उसको वर्क को आइसोलेट करना है और उसकी जो फॉर्म है और उसके जो फिक्चर्स हैं जिसमें थीम, राइम, कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग और दूसरे टेंशन और पैराडॉक्सिस को देखना है और एक कोहेरेंट होल आइडिया लेके आना है कि किस तरह ये पीस ऑफ वर्क स्पेसिफिकली क्या बयान करता है, क्या डिस्क्राइब करता है।